नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे। थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा, साउंड मिल रही है आपको क्या? थोड़ा सा बता दीजिएगा। इससे पहले भी लाइव आए थे थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली हुआ क्या था कि लाइट कट गई थी, इन्वर्टर ऑन नहीं था, जिसकी वजह से जो है ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब होना पड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है आज बात कर रहे थे किसकी, केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं। और यहाँ से प्रश्न आते ही हैं, फिक्स है, कुछ चीज फिक्स होती है दुनिया में, ये फिक्स है, 4 क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। पांचवें की तो हम गारंटी नहीं देंगे, लेकिन 4 से कम रह जाए ना तो बोलना आगे हमको कि 4 से कम क्वेश्चन था। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन रहते ही बच्चे। मैं आपसे थोड़ा एक दो बात और शेयर करूंगा। देखो, ऑब्जेक्टिव सीरीज की अगर बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव सीरीज की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव सीरीज की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव सीरीज की बात करें तो आज लगा के 14 डेज कंप्लीट हो गए। कितने डेज कंप्लीट हो गए? 14 डेज कंप्लीट हो गए। ठीक है, 14 डेज हमारा क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। वो जय श्री कृष्ण, अंशु कुमार कह रहे हैं हेलो। हेलो सभी को, मोस्ट वेलकम टू क्रिस्टल केमिस्ट्री दरभंगा यूट्यूब चैनल। चलिए, तो हमने ऑब्जेक्टिव सीरीज के जो है आज जो है 14 डेज, नहीं 14 नहीं 12 डेज होगा, सॉरी, दिस इज 12 डेज हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। बुआ, इस 12 डेज के अंदर में हमने कंप्लीट फिजिकल, कंप्लीट फिजिकल को है ना, पूरी तरह से, मतलब ऐसा कर दो कि फिजिकल खत्म हो गया तुम्हारा, फिजिकल हो गया कवर। उसके बाद तुम्हारा इनऑर्गेनिक पूरी तरह से खत्म हो गया, इनऑर्गेनिक जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। और ऑर्गेनिक में 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, यानी 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। ऐसा मानो कि ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, इनऑर्गेनिक की पूरी तरह से खत्म हो गए, फिजिकल को पूरी तरह से खत्म हो गए। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप आज भी स्टार्ट करते हो ऑब्जेक्टिव सीरीज को करने के लिए, अगर इससे पहले ऑब्जेक्टिव सीरीज कभी नहीं देखा, ठीक है, तो अगर आज भी आप ऑब्जेक्टिव सीरीज को कवर करना चाहते हो तो देख लो, दिन के हिसाब से तुम्हारे पास इतने दिन हैं कि अगर तुम एक ऑब्जेक्टिव सीरीज रोज भी कर लो ना डेडिकेशन के साथ, तो तुम जो है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सीरीज कर पाओगे। करना क्यों जरूरी है पहले ये बताता हूं। गारंटी है भाई, सुनो, गारंटी है, 35 ऑब्जेक्टिव में से 99% नहीं बोलते हैं, 100% ऑब्जेक्टिव जो है आपके कंप्लीट सॉल्व होंगे, और एकदम सही सॉल्व होगा भाई साहब, एकदम सही सॉल्व होगा। तुम यकीन मारो मेरा, अगर तुम 16 डेज के ऑब्जेक्टिव सीरीज को कंप्लीट करते हो, कोई लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं, तुम कहां से कहीं से भी देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो आपके एग्जाम में 35 ऑब्जेक्टिव में से 35 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। नहीं आया ना तो इसी प्लेटफॉर्म पे आके हमको कहना, लाइव तो लूंगा ना अगले सेशन में, तो जरूर आके इसी प्लेटफॉर्म कहना, सर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज आंख बंद करके किया था, नहीं आए 35 में 35, तो बोलना आके बुआ हमको। ठीक है, तो एक इतना बात समझ लो कि तुमको अगर ऑब्जेक्टिव सीरीज करना है तो नजर मत घुमाओ कहीं और, सीधे जाओ, 16 डेज के लेक्चर तैयार हैं, जाके तुम देख लो आराम से। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की, है ना। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि हम लोग जो है 16 डेज का जो है क्रैश कोर्स लाने जा रहे हैं। 16 डेज का क्रैश कोर्स आने वाला है और जल्द आएगा, कल से परसों तक में जो है क्रैश कोर्स लॉन्च हो जाएगा 16 डेज का, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव सीरीज कहेंगे। यानी इसमें हम लोग जो है बात करने वाले हैं किस चीज की, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे, जहां पे बच्चे खूब ज्यादा फंसते हैं। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हम, अभी तक बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है और कौन सा सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है भाई साहब। तो सुन लो ध्यान से, हम वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो पूरी तरह से हो जाइए रेडी। हाँ, अंश आर्यन कह रहे हैं कल टेस्ट है, जी हाँ कल टेस्ट है। तो कल टेस्ट के बारे में बता देते हैं, हम लोग जो है मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट 2 कल होने वाला है ऑफलाइन मूड में। हुआ किस लाइन में मूड होने, ऑफलाइन मूड में होने वाला है। अच्छा, इस टेस्ट को कोई भी देख सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट दे सकते हैं जो दरभंगा के आसपास रहते हैं, कोई भी मॉक टेस्ट को दे सकते हैं आके। ठीक है, चलिए, तो मॉक टेस्ट 2 जो है कल होने वाली है, समय नोट कर लीजिए, 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे से होने वाली है। मॉर्निंग की बात हो रही है, कब की बात हो रही है? मॉर्निंग की बात हो रही है। ठीक है, मॉर्निंग की बात हो रही है, उतने बजे शुरू करेंगे।
एक बहुत बड़ी चीज बताऊं, एक शब्द होता है सेल्फ इवैल्यूएशन। अगर कोई भी स्टूडेंट खुद का इवैल्यूएशन कर ले, मूल्यांकन कर ले कि उसको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट उसी दिन सफल हो जाता है, उसी दिन सफल हो जाता है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन करना जरूरी है। जैसे कि हम आप लोग से टेस्ट लेते हैं, तो हमें इससे क्या पता है टेस्ट लेना क्यों जरूरी है? भाई ये बताओ, कोई बच्चे हमें बता सकते हो टेस्ट क्यों जरूरी है? टेस्ट क्यों, मतलब ये बना ही क्यों, एग्जाम बना ही क्यों? भाई तुम्हारा मूल्यांकन करने के लिए। क्या करने के लिए? मूल्यांकन, इवैल्यूएशन कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। इससे होता क्या है, जैसे हम टेस्ट लेंगे ना भाई, तो हमें यह पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो, ठीक है। और बदले में जब तुम्हारा रिजल्ट आता है तो तुमको यह पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं। समझ में आ रही है? तो उसी समय अगर तुम खुद को सुधार लिए ना, अगर कोई बच्चा बहुत बेकार एकदम लुच्चा लफंगा सब है, कुछ नहीं आता उसको, चौपट ये भोथू राजा है, वो भी अगर आज संभल जाए ना, वो आज संभल जाए और अभी संभल जाए, कितने दिनों के लिए? बस 16 दिनों के लिए संभल जाए, अच्छा कर लेगा, ठीक है। 16 दिन के लिए संभल जाओ, बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। अंश आर्यन करें, सर हम जमुई में रहते हैं, देने आ सकते हैं? आ जाओ यार, इतना दूर कैसे आओगे? ठीक है, नहीं आ सकते तो सुनो ना, जो बच्चे नहीं आ सकते हैं उसके लिए उपाय है हमारे पास, ठीक है, उसके लिए भी उपाय है। तो आप पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, अगर नहीं जुड़े हो तो उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे उस पर, ठीक है। अंश आर्यन करें, परसों दे सकते हैं? नहीं बुआ, परसों नहीं दे सकते हो, नहीं नहीं, जो टेस्ट जब होने वाला है तभी होगा, ठीक है। और मैं बता देता हूँ बुआ, अप्रोक्स में 5 सेट तो मैंने तय किया है, टेस्ट लेंगे ही लेंगे एग्जाम तक, 5 से 7 भी ले सकते हैं और लेके रहेंगे, ठीक है। चलो, हाँ, एक तरह से उससे पता चलता है कि मेरे पास कितना नॉलेज है, ठीक है। चलो बुआ ठीक है, तो सभी बच्चे से एक ही रिक्वेस्ट है कि सेल्फ इवैल्यूएशन करो, खुद को पता करो कि हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तभी जाके सक्सेसफुल हो पाओगे। चलिए अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन डिस्कशन। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। ये है पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से प्रश्न है, और बच्चे केमिकल काइनेटिक्स से भागते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं इससे आसान चैप्टर नहीं होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स है, बहुत इजी चैप्टर होता है, ठीक है। चलिए बच्चा शुरू करते हैं। तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन ए से लेकर बी। ए बी कोई रिएक्शन है और कह रहा है कि इसमें कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन दिखा रहा है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, आइए बोर्ड पे चर्चा करते हैं। देखो, जैसे मान लो कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, ए से क्या बन रहा है? बी बन रहा है, पी बन रहा है, सॉरी, ए से बी बन रहा है, आर से कोई कभी कभी पी भी बना देता है, ऐसा भी कर देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। चलो, इसका रेट कौन सा होगा? रेट कैसे निकालते हैं वो, इस रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं? तो रेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है? तो बहुत इजी तरीका होता है वो। देखो, रेट निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि लिखना डी कंसंट्रेशन, ऐसे लिखना वो, डी कंसंट्रेशन ए बट्टा डी टी, ये होता है। देना ही होगा, कुछ भी कर लो देना ही होगा। जैसे इसका लिखना है तो क्या लिखेंगे? डी कंसंट्रेशन बी, ये बिग ब्रैकेट को कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, तो कंसंट्रेशन बी बट्टा डी टी, ठीक है। ये हो गया रेट रिएक्शन का। फर्क क्या है बुआ? फर्क क्या है? जैसे ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट की मात्रा क्या होती है? खपत होती है, और प्रोडक्ट की मात्रा बनती है। तो जिसकी मात्रा खत्म होती है उसमें माइनस, जिसकी बनती है उसमें प्लस। या मैं सीधा बोलूं तो रिएक्टेंट के रेट में माइनस और प्रोडक्ट के रेट में प्लस लगाते हैं। पी से प्रोडक्ट, पी से प्लस, याद रख सकते हो, पी से प्रोडक्ट, पी से प्लस। और रिएक्टेंट में क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। रिएक्टेंट में क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं, ठीक है। इसका, इसके रिएक्टेंट में क्या लगाते हैं? सभी बच्चों पहले वीडियो को लाइक करो तो यार, ये इतना लोग देख रहे हैं, 4 गो लाइक है, बताओ यार, कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो गए क्या तुम लोग? ये लाइक पर भी नजर नहीं जा रहा। चलो जल्दी करो, थोड़ा लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए सबसे पहले, ठीक है। ये देखो रेट निकल गया, रेट निकल गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे और भी थोड़ा बातें, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ रहता, जैसे यहाँ पे 2 रहता और सपोज यहाँ पे 3 था, तो कैसे होता? कुछ नहीं करना है, बट्टा में लगा देना। जैसे यहाँ पे 2 है तो 1/2 कर देना, जैसे यहाँ पे क्या है 3 है तो 1/3 कर देना, बस हो गया। टू मच इजी ना, बहुत इजी है ना, बहुत आसान है ना। जी हाँ,
हाँ, रिएक्शन के पहले निगेटिव, रिएक्शन के बाद पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। तो अभी हमको कौन सा रिएक्शन का रेट पूछ रहा है वो देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन, ए से बी बन रहा है कोई, तो कौन सा होगा? देखो ये है आपका रिएक्टेंट, तो इसमें माइनस होना चाहिए। देखो माइनस है ही नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ठीक है, देखो ये है प्रोडक्ट, बी है ना, तो प्रोडक्ट का इसमें माइनस लगा दिया, गलत। यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, देखो कंसंट्रेशन ए का लिख रहा है, ए लिख दिया, बट्टा में dt भी दिया और माइनस लगा दिया, क्योंकि रिएक्टेंट, तो ये ऑप्शन सही लग रहा। और इसमें देखो ए बी दोनों एक साथ दे दिया, भाई दोनों एक साथ नहीं दे सकते, ये दोनों गलत हो गया। सही आंसर क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ज्ञान आले कह रहे हैं कि सी। ओके बहुत मस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे, देखो। हाँ, सेंटअप एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से फटाफट करेगी। फॉर द रिएक्शन 3AB से बन रहा है 2B, द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? द रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या? ठीक है, और यहाँ पे एक चीज गिवन है, इसे देखो ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। dB बटा dt किसके बराबर होगा? तो कुछ मत करो, सबसे पहले रिएक्शन का रेट निकाल लो तुम खुद से। रिएक्शन क्या दिया हुआ है देख लो ध्यान से, रिएक्शन दिया है 2A से क्या बन रहा है? 3B बन रहा है, यही ना? चेक कर लो, सॉरी उल्टा हो गया। 3A से क्या बन रहा है? 2B बन रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, जो रिएक्शन का रेट होता है ये लिख दो। ठीक है, जिसे हम लिखते हैं, देखिए ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे इसका लिखना है तो क्या लिखेंगे? 1/3 D कंसंट्रेशन A बट्टा DT। अब माइनस लगा देंगे भाई साहब, इधर देखो, इधर देखो। अच्छा यहाँ पे देखो क्या क्या लिखोगे? 1/2 D कंसंट्रेशन B बट्टा DT। ओके, कंप्लीट है, कंप्लीट है। अब देखना, अच्छा इसमें क्या लगाओगे? प्लस लगाओगे भाई साहब, क्या लगाओगे? प्लस। ठीक है, लेकिन आप एक गौर फरमाना, आपसे वैल्यू किसका पूछा जा रहा है? क्वेश्चन देखो, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, dB बटा dt का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, हमसे किसका वैल्यू पूछा जा रहा है? dB बटा dt, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, इसके बराबर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इससे आसान तरीका नहीं होगा। देखो क्या तरीका बता रहे हैं, देखो हम इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दे, हमको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है ना, और ये वाला वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है हमको, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये वाला वैल्यू आ जाए? तो सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? यही ना बचेगा। जी हाँ, यानी दोनों तरफ जो है बुआ, इसमें ये दोनों बराबर है बुआ, इतना याद रखना। रिएक्टेंट का रेट प्रोडक्ट के रेट के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि मान लो तुम साइकिल चला रहे हो या तुम बाइक चला रहे हो, तो अगला चक्का जितना स्पीड से चलता है, क्या उतना ही स्पीड से पिछला चक्का नहीं चलेगा? सेम बात है। तो यहां भी मैं कह सकता हूं कि रिएक्टेंट का जो रेट होता है वो प्रोडक्ट के रेट के बराबर होता है। ठीक है, चलो तो अभी हमको क्या पूछ रहा है? इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये तो हमको कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो हम कितना से मल्टीप्लाई करें इसमें कि ये वाला वैल्यू जो ये बन जाए? तो सर आप 2 से मल्टीप्लाई करो ना, आंख बंद करके, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2 आएंगे, 2 2 कट जाएंगे, तो क्या बचा? dB बटा dt। लेकिन क्या सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा? जी हाँ, इसमें भी होगा। तो ठीक है, देखो तो इसका तो कट ही गया, तो इसमें देखो क्या बचेगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3 और D कंसंट्रेशन A बट्टा dt। बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू बनेगा, देख लो ध्यान से, देख लो ना, यही वैल्यू बनेगा ना। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, बाकी सब तो ऐसे रहेगा। यानी dB बट्टा dt किसके बराबर है? -2/3 D कंसंट्रेशन A बट्टा dt के बराबर है। ठीक है, चलो चेक करते हैं आंसर, आंसर चेक करते हैं। माइनस, यहां देखो माइनस, माइनस ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होना है, 3 ऊपर कर दिया। यहां देखो -2 बट्टा 3, माइनस तो लगाया हुआ है, DA है ना, कंसंट्रेशन A बटा dt, तो ये आंसर मिल रहा है तुम्हारा। ठीक है, सर इतना करना पड़ेगा एग्जाम में? बहुत इजी है, देखो कैसे। ये वाला वैल्यू है ना, बट्टा में डाल दो, सॉरी ये वाला वैल्यू ऊपर में, ये तो बट्टा में चली जाता है ना भाई। जब सुनो इतना सिंपल से तुमको बताते हैं, ये तो बट्टा में चली जाता है ना, 1/3 हो जाता है ना, तो ये तो बट्टा में जाएगा, बस ये वाला वैल्यू ऊपर कर दो। समझ में आई? देख लो 2/3, ये तो बट्टा में ऑटोमेटिक बट्टा में चला जाएगा, यहाँ ऊपर कर दो तो आ गया ना वैल्यू।
ये तो माइनस में होगा तो माइनस तो रहना ही चाहिए, ठीक है। चलिए 2 का सी कैसे हुआ भाई, 2 का तो बी नजर आ रहा है ना हमको, चलो, है ना। यही तो आप गलत करके आओगे एग्जाम में, हमको सारे बच्चे का गेम पता रहता है। यहाँ देखो, आइए ये क्वेश्चन बनाइए तो 3 नंबर का फटाफट। हाँ बना लोगे, हमको पता है बना लोगे। द रेट ऑफ रिएक्शन, ये है रिएक्शन दिया हुआ है, 2ab प्लस बी, 2a प्लस बी बनाता है सी, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो फटाफट रेट लिखो, सबसे पहला काम क्या करना है, रेट लिखना है। रेट क्या है, 2a प्लस बी बनाता है क्या, सी, ठीक है। तो रेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका कैसे लिखेंगे, 1/2 कंसंट्रेशन डी ए बट्टा डी टी, ठीक है। इसका कैसे लिखोगे, सीधा डी कंसंट्रेशन बी बट्टा डी टी, इसका कैसे लिखोगे, डी कंसंट्रेशन सी बट्टा डी टी, ठीक है। अच्छा थोड़ा सोच कर, ये होगा माइनस में, ये भी होगा माइनस में, और ये होगा प्लस में, सबके आगे बराबर देंगे, ठीक है। तो ये है रेट लिखा हुआ, इसमें से कौन सा मिल रहा है, चलो मिलाते हैं। चेक कीजिए बच्चे लोग, चेक कीजिए, देखो यहां से भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 बट्टा में जाना चाहिए, 2/a, देखो यहां से ये सही लग रहा है क्या, ये तो पूरा परफेक्ट लग रहा है ना, ये नंबर देखो बट्टा में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 रिएक्टेंट है तो माइनस में लगाओगे, कंसंट्रेशन डी ए बट्टा डी टी होगा, ये भी सही लग रहा है ना। इसके बाद इसमें देखो बी है, ठीक है, बी है, वो भी माइनस में दिया है डी टी, ये भी सही लग रहा है ना। उसके बाद इसका देखो प्लस डी सी बटा डी टी, ये भी सही लग रहा है ना। यहाँ देखो लिखा है ना ऑल ऑफ दीज, सभी सही होंगे, क्या होंगे, सभी सही होंगे, समझ में आ रही है, देख लो यहाँ पे डी कंसंट्रेशन सी बट्टा डी टी, पता चला ना सारे के सही हैं, तो इसीलिए लिखा है ऑल ऑफ दीज। कितने बच्चों का आंसर आ रहा है, शिवम महतो, हाँ बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आप लोग की, सही जवाब दिए हाँ बहुत बच्चे। चलिए इसका देखिए 4 नंबर का प्रश्न देखिए बच्चा, इसका बता सकते हो, इसका बता सकते हो, फॉर द रिएक्शन 2a से बन रहा है b, द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा रेट बताया जा सकता है, देखो ध्यान दो, किसके द्वारा बताया जा सकता है, देखो अभी आप लोग बता सकते हैं ना, अभी आप लोग बता सकते हैं ना, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, बट्टा में 2 चला जाएगा तो 1/2 डी कंसंट्रेशन ए बटा डी टी, इसमें माइनस नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। यहाँ देखो प्रोडक्ट है, इसमें माइनस लगा दिया तो ये गलत हो गया। ये देखो 1/2 डी कंसंट्रेशन ए बटा डी टी, ये सही लग रहा है क्योंकि इसमें माइनस लगाया है, और ये में दोनों दे दिया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों एक साथ दे दिया, जो कि संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। आकृति पंचार कह रहे हैं सी, ओके बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अच्छा वो जो अभी तुम देख रहे थे वो डिफरेंशियल से था, ठीक है, ये रेट लॉ से निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि ए बी सी कोई रिएक्शन है, ए बी से बन रहा है सी, तो इसमें रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सा है, देखो पावर जोड़ दो ना, आंसर पता चल जाएगा, 0 0 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा ना, तो 100% ये सही हुआ। इसमें देखो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आ गया, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो 0 ऑर्डर ये वाला हो जाएगा भाई, बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ऊपर वाला, ठीक है। हाँ आकृति पंचार कह रहे हैं ए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गुड गुड। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखो कहते द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, द रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, दिस इज सिंपल आंसर, एक्टिव मास। द रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड करता है किस पे, एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन होता है, क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, याद रखना, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड नहीं करता है, एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करता, इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है।
शिवनंदन महतो, मैं कितनी बार बोलूं आपको कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर देते हो तो क्वेश्चन नंबर के साथ दिया करो ना, हमें कंफ्यूजन नहीं होता आप किसका दे रहे हो। कभी भी आंसर देना है, कैसे देना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके साथ जो है उसका आंसर लिखना, बहुत अच्छा रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, बताओ इसका आंसर खुद ही बताओ क्या होगा। एक्टिव मास, दैट विल बी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा फैक्टर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, तो टेम्परेचर, कंसंट्रेशन का मतलब एक्टिव मास, ठीक है, एक्टिव मास, ओके। उसके बाद प्रेशर, सभी होगा वो, ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। कंप्लीट बच्चे, कंप्लीट, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पर निर्भर करता है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा ये सिंपल सा प्रश्न है, जो रेट केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, इंक्रीजेज विथ टाइम, डिक्रीजेज विथ टाइम, में इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम, रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। अब सिंपल सा प्रश्न है कि आप साइकिल चला रहे हो, चलाते ही जा रहे हो, चलाते ही जा रहे हो, तो समय के साथ थक जाओगे ना, तो आपका स्पीड, मतलब ऐसा होता है क्या, तुम साइकिल मान लो चलाते जा रहे हो, चलाते जा रहे हो, एकदम स्पीड तुम्हारा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, नहीं, समय के साथ जो है तुम्हारा स्पीड जो है घटने लगता है, यानी रिएक्शन का भी स्पीड क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, ठीक है। तो समय के साथ एज टाइम इज इंक्रीजेज, रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीजेज विथ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे समय आगे बढ़ेगा तो रिएक्शन का जो रेट होगा वो कम कम पड़ जाएगा, धीरे पड़ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे स्क्रीन पे, थोड़ा अच्छा से मैं बता देता हूं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। आई थिंक पूरा आ गया क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन है पूरा, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक रिएक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, द केमिकल रिएक्शन, ये ओजोन का डिकम्पोजिशन है, यानी ओजोन टूट रहा है इस रिएक्शन में। मेन रिएक्शन आपका ये है कि इसमें क्या हो रहा है, ओजोन टूट रहा है, ओजोन टूट रहा है और क्या बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है, इस टाइप से, ठीक है। क्या बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। और ये रिएक्शन कैसे हो रहा है वो यहाँ दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले ऑक्सीजन से जो है क्या बनता है, O2 बनता है, फिर एगो सिंगल ऑक्सीजन बनता है जिसको हम लोग नवजात ऑक्सीजन भी बोलते हैं। उसके बाद ये नवजात ऑक्सीजन फिर जो है इस ऑक्सीजन ओजोन से रिएक्ट करके जो है 2O2 बनाता है। दिस इज स्लो, दिस इज फास्ट। ये जो प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है और ये जो प्रोसेस है वो स्लो होता है, एंड स्लो प्रोसेस इज नोन एज आरडीएस, है ना। स्लो प्रोसेस को क्या कहते हैं, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्लो स्टेप से क्या निकलता है, रेट निकलता है वो, ठीक है। अगर तुम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हो ना, तो ये ले लो रिएक्शन का ये यहाँ पे रहा, वो तुम आंसर है रट लो, ठीक है। क्योंकि एक इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आता है, बताने चलेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो ये कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है, याद कर लो, ठीक है। बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, द रेट लॉ इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट लॉ, द रेट लॉ इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज, ये मेन चीज यहां है, देखो रेट लॉ जो होता है इक्वेशन का इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी आर बराबर क्या दिया गया है, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी के पावर 2, ये दिया हुआ है। इफ द concentration of B is tripled keeping that A constant then the rate becomes, rate क्या हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आता है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का नहीं है, बस लॉजिक टाइप का, बस इतना समझो कि लॉजिक है। तो कैसे दिया हुआ है रेट, देखो क्या दिया हुआ है, हमें रेट गिवन है बराबर के दिया हुआ है, ठीक है, के दिया हुआ है। उसके बाद कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी के पावर में 2 दिया है,
ये रेट गिवन है ऑलरेडी हमें, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज ये करना है कि हमको बी के कंसंट्रेशन को जो है ना 3 गुना कर देना है, ट्रिपल्ड कर देना है, ठीक है। तो जो नया रेट आएगा वो क्या होगा, जो नया रेट आएगा ना वही पूछ रहा है। ये एगो एगो तो रेट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है अगर बी के कंसंट्रेशन को आप क्या कर देते हो, 3 गुना कर देते हो तो कौन सा रेट आएगा। तो हम मान लेते हैं आर डैश, नया नया जो आएगा, ठीक है, जो नया रेट आएगा उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आर डैश मान लेते हैं, ठीक है। और ये आर है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, ये आर है, दिस इज आर, ओके। तो हमें क्या कहा जा रहा है कि ए को करा कांस्टेंट रखिए, इसको मतलब छेड़छाड़ मत कीजिए इसके साथ। बी को क्या कीजिए आप, 3 गुना कर दिए तो 3b कर सकते हैं ना, 3b कर सकते हैं, ऐसे 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 3b कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर में क्या है, पावर में 2 है, ठीक है। तो क्या होगा, इसे चेक कीजिए क्या होगा। यहाँ पे k लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, a लिखोगे, कंसंट्रेशन a, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, और बी स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा, कंसंट्रेशन बी के स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब इस 9 को कांस्टेंट वैल्यू है तो इसके साथ ले आइए तो क्या बनेगा, देखो k 9k इंटू ए कंसंट्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन b टू द पावर 2, ठीक है। अब समझना, थोड़ा यहाँ पे गौर फरमाना, इस वैल्यू को ध्यान से देखो, ये वैल्यू को ध्यान से देखो, ये किसके बराबर है, पहले रिएक्शन के बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, जी हाँ उसी के बराबर है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, आर डैश बराबर 9, और इतने जगह पे हम लोग इसको आर को लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। यानी ये न्यू रेट था, न्यू रेट था, न्यू मतलब नया वाला, ये ओल्ड वाला था, ठीक है। तो अगर तुम कंसंट्रेशन को क्या करोगे, 3 गुना करोगे भाई साहब, 3 गुना कंसंट्रेशन को करोगे, बी के कंसंट्रेशन, तुम्हारा रेट जो है पहले वाला रेट के 9 गुना हो जाएगा। देखो पहला रेट ये है ना, उसके 9 गुना हो जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई, जी हाँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 9 टाइम्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कितने टाइम्स बढ़ जाएंगे, 9 टाइम्स बढ़ जाएंगे। ये एकदम परफेक्ट आंसर है बुआ, और बहुत आसान है, इतना समझ लो बहुत आसान है। कैसे, जैसे देखो अगर बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन दिया रहेगा शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाना है वो भी समझो। देखो तुमको जैसा कि दुगुना करते हैं, क्या करते हैं वो, दुगुना करते हैं, तो क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 टाइम्स। अगर तुम दुगुना करोगे तो रेट 3 गुना मतलब 4 गुना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम 3 गुना करते हैं तो 3 के पावर 2, यानी 3 3 9, 9 गुना हो जाएगा। बात समझे। अगर मान लो कोई आदमी 4 बी का कंसेंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ा दे, 4 टाइम्स बढ़ा दे, तो रेट कितना टाइम से बढ़ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौके 16, यानी 16 टाइम्स बढ़ जाएगा रेट, ठीक है। इस तरह का कर सकते हो। हाँ, शिवनंदन महतो कह रहे 11 का डी, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे लोग, देखो तो जैसे ये एक रेट दिया हुआ है, यहाँ पे देखो आर बराबर दिया हुआ है वैल्यू, आर बराबर वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या, ये वैल्यू दिया हुआ है, और कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो आर बराबर जो वैल्यू दिया होगा ना, उसके पावर में जो कुछ भी होगा उसको जोड़ दो। जैसे देखो यहाँ पे पावर में x है और y है, इस दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। फॉर एग्जाम्पल पावर में जो है कंसंट्रेशन a के पावर में 2 रहता, और यहाँ पे कंसंट्रेशन b के पावर में जो है मान लो 1 रहता, तो क्या ऑर्डर आता, मतलब उस समय ऑर्डर क्या आता, ऑर्डर को n लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 + 1 3 आ जाएगा। नहीं समझे। तो रेट लॉ में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर में रहता है ना भैया, उसको जोड़ देने से हमें क्या निकल जाती है, ऑर्डर मिल जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसका तुम ही लोग बता दो, इसका तुम ही लोग बता दो, हमें क्या दिया हुआ है, रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, चेक करो, रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, देख रहे हो क्या कर रहा है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, और हमें क्या बताना है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने हैं। और सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न यही है, देखो 2021 में, 2022 में, 2015 में, 2013 में बहुत बार पूछा गया है। बताओ मिस्टर गणेश यादव, शिवनंदन महतो, क्वेश्चन नंबर के साथ अगर आप आंसर देते हैं ना तो हमें बेहद खुशी होती है, ठीक है।
हाँ, तो इसका ऑर्डर क्या निकलेगा? 2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो तुम इसको 0 समझ रहे हो। अब यार यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है ना, तो 2 1 कितना 3 ना। तो देखो बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। पिंटू कुमार सिंघानिया करे किस क्लास का है? ये 12th का है बुआ, 12th का है, केमिकल काइनेटिक्स 12th का है ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है यूनिट क्या पूछ रहा है आपसे? रेट कांस्टेंट का क्या पूछा जा रहा है? रेट कांस्टेंट को के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। रेट कांस्टेंट को के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, सतीश कह रहा है हाय सर हाय। चलिए पता नहीं, आगे देखो। जैसे वो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जैसे देखो हम यहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ऑर्डर लिखते हैं। यहाँ 2-3 तरह का ऑर्डर मेनली पूछा जाता है। कौन कौन? जीरो ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, और हमसे क्या पूछा जाता है? सेकेंड ऑर्डर पूछा जाता है। 3 ऑर्डर जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है वो ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट इसका देख लो। सबसे पहले क्या देख लो? यूनिट देख लो। जैसे इसका यूनिट पूछेगा ना, जीरो ऑर्डर का पूछेगा तो बोलना मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर फर्स्ट ऑर्डर का पूछेगा ना तो सीधे बोलना सेकेंड इनवर्स। और थर्ड सेकेंड का पूछेगा ना, सेकेंड का, तो इसका उल्टा कर देना। जैसे यहाँ पे मोल है तो पर मोल कर देना। क्या कर देना? पर मोल कर देना। ओके, लीटर पर लीटर था तो सीधा लीटर कर दो, लीटर कर दिया। और पर सेकेंड तो भैया किसी में आप चेंज ही नहीं कर सकते हो, किसी में चेंज नहीं कर सकते, नहीं पर सेकेंड तो अपने में रहेगा, अपने आप रहेगा। चलो देखो, इन सब में एक बात क्या कॉमन है? पर सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड सब में होता है। ठीक है, सब में पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो देखो पर सेकेंड क्या है? टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स है ना भाई। देखो ये जो मोल पर लीटर होता है किसका यूनिट होता है? पूछो तो हमसे पूछो कोई, मोल पर लीटर किसका यूनिट होता है? भाई मोलैरिटी नहीं पढ़ा तुम लोग? मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, यही तो पढ़ा है जीवन भर ना, मोल पर लीटर। तो ये किसका यूनिट है? मोलैरिटी का। मोलैरिटी को क्या कह सकते हैं? दिस इज कंसंट्रेशन टर्म। इसको क्या कह सकते हैं? कंसंट्रेशन टर्म। तो इसीलिए इसीलिए बुआ इस फॉर्मूला को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। मोल पर लीटर को क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन। टाइम को क्या लिख सकते हैं? टाइम इनवर्स। टाइम को क्या लिख सकते हैं? मतलब सेकेंड इनवर्स को टाइम इनवर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? यहाँ पे लिख सकते हो टाइम इनवर्स। ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने दो, इसको छेड़छाड़ मत करो। बात समझ में आई? तो ये इतनी बात पूछा जाता है, फिक्स है बुआ, फिक्स एक क्वेश्चन रहेगा। जाओ तुम जी लो जिंदगी अपनी, जाओ, यहां से एक क्वेश्चन रहना तय है। तो अब देखो हमसे क्या पूछा गया था, देख लेते हैं क्वेश्चन। हमसे पूछा गया था द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के का वैल्यू निकालना है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना था, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा? पर सेकेंड या टाइम इनवर्स। तो देख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देयर इज अ टाइम इनवर्स, है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टाइम इनवर्स दिया हुआ है ना। गुड, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का जवाब आ चुका है? 15 का कौन कौन बच्चे जवाब दे चुके हैं? हाँ, शिवनंदन महतो का जवाब आ चुका है। और किसी का? हाँ नहीं, सबका तो, सभी बच्चे से एक ही रिक्वेस्ट है, आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखो ना यार। हम मतलब पता नहीं चलते रहता आप लोग क्या लिख रहे हो, है ना। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखो तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन जवाब दो फटाफट। 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बताओ क्या होगा सही, बताओ कौन बताओगे, जल्दी जल्दी बताओ। हे देखो यहां लिखा हुआ है मोल पर लीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। चलो मिलान करना है क्या? लो मिलान कर लो, मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। द यूनिट
ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, भैया इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट हो या रेट कांस्टेंट हो, ठीक है, कांस्टेंट हो या स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है, सबको कहते हैं के, और सबको क्या कहते हैं, के कहते हैं। लेकिन किसके लिए पूछ रहा है, जीरो ऑर्डर के लिए, यानी जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, वही होगा, वही होगा जी, क्या होगा, मोल पर लीटर, इसमें नहीं है मोल, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, देखो इसमें छूट गया है थोड़ा सा, यहाँ पे पर सेकेंड होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, दैट मीन सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आकृति पंजियार, शिवनंदन महतो, सतीश, सब लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं, वेल डन माय डियर स्टूडेंट, वेल डन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके स्क्रीन पे 10 लाख रुपए के लिए प्रश्न है, द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट दैट इज के फॉर अ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, हमें यूनिट देके ऑर्डर पूछ रहा है भाई साहब, हमें पता है मोल पर लीटर होता है मोलैरिटी और ये होता है पर सेकेंड, तो ये कंसंट्रेशन पर सेकेंड किसका होता है, जीरो ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। दिस इज आंसर एंड द करेक्ट आंसर विल बी ए, मोटिवेशनल स्पीकर। Please write answer with question number. The unit of rate constant of first order reaction, बताओ यार बताओ, जी लो जिंदगी, है ना, टाइम इनवर्स इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, दिस इज टाइम इनवर्स, मैंने बताया है आपको। आगे चलते हैं 20 नंबर के प्रश्न पे, 20 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं, फटाफट चलते हैं बच्चे लोग। मैं एक बार बोल रहा हूं ना कि तुम अगर ये केमिकल काइनेटिक्स कर लिए तो कहीं का भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड का है जो है ना, कहीं का भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दोगे, और कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा ना बोर्ड में, सब तुमसे बनेगा, हो ही नहीं सकता कि 9 बने, ठीक है। 20 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रहा 20 नंबर का क्वेश्चन। आदि, हाँ क्लास 12 का है, आदि क्लास 12 का है। द यूनिट किसके लिए, यूनिट पूछा जा रहा है, मात्रक पूछा जा रहा है, किसके लिए, रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द रिएक्शन विच ऑर्डर, किस ऑर्डर का रिएक्शन होता है जिसका रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन दोनों बराबर होता है। अच्छा वो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा आ जाओ बोर्ड पे, एक होता है आर ओ आर, क्या होता है, आर ओ आर, आर ओ आर, इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, ये दो चीज होता है। रेट कांस्टेंट को तो रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, दैट इज के से, और रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं डी कंसंट्रेशन, जैसे कि आर का लिखना है तो आर बट्टा डी टी, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जैसे कि रेट कांस्टेंट तो सबके लिए अलग अलग होता है, तो अगर हम मान लो जीरो ऑर्डर के लिए लिखते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए लिखते हैं, देखो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस दोनों को देखो, दोनों यूनिट क्या है, बराबर है कि नहीं है, दोनों यूनिट क्या है तुम्हारा, बराबर है। यानी हमसे पूछा रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसका जो यूनिट होता है रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट के बराबर होता है, तो भैया वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बराबर होता है। देखो दोनों सेम है ना, जी हाँ, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। तो यही प्रश्न एक बार तुम फिर से पढ़ोगे ना, तुमको पूरी बात समझ में आ जाएगी। द यूनिट ऑफ रेट, रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, एंड रेट कांस्टेंट दैट इज के
is same for the reaction of which order? This will be the your zero order reaction. Zero order reaction और rate of reaction का जो यूनिट होता है दोनों क्या होता है? सेम होता है. दीपक यादव सर हिंदी मीडियम भी प्लीज. ओके चलिए दीपक जी आगे बढ़ा जाए. ऑब्जेक्टिव में क्या है हिंदी अंग्रेजी यार, सब तो एक ही चीज रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगा बताओ जल्दी, जल्दी बताओ क्या होगा. अभी जस्ट बताया है मोल पर लीटर पर सेकेंड. भैया कितना बार बताओगे एक ही प्रश्न, हम क्या करें, बोर्ड ही पूछता है इतनी बार. अगला है 22 नंबर का, द यूनिट ऑफ रेस्ट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. कब का है? 2009 का क्वेश्चन है ना. टाइम इनवर्स कितना होता है? टाइम इनवर्स. अगला है ये रहा नया प्रश्न आपके स्क्रीन पे. देखो भाई साहब देख लो देख लो, नजर को नजर से मिला के देख लो. फॉर अ रिएक्शन ए बी से पी बनता है, प्रोडक्ट बनता है भाई, कोई प्रोडक्ट बन रहा है. द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज आर बराबर के कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी. इफ बी इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, यानी बी की इतनी मात्रा ले लो, मान लो समंदर इतना बी ले लिया, बी को कितना ले लिया? समंदर इतना ले लिया. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, भाई फालतू का बकवास कर रहा है इतना यार, हमको सिर्फ पकड़ना क्या है? बी इज इन टेकन इन एक्सेस, लार्ज एक्सेस. जब किसी रिएक्टेंट की मात्रा आप एक्सेस में ले लेते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन उससे इंडिपेंडेंट हो जाता है. यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस पे निर्धारित नहीं किया जा सकता है, किस पे होगा? इस पे होगा. और इसके पावर में कितना है? 1 है ना. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कैसे पता किए भैया? बी तो एक्सेस में ले लिया ना तुमने. बी किस में ले लिया? एक्सेस में ले लिया. इसका मतलब ये होता है कि समंदर में से 1 चम्मच पानी निकालने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, फर्क पड़ेगा. यानी पूरे रिएक्शन के दौरान बी की मात्रा इतनी है कि उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है. तो रिएक्शन का रेट किस पर निर्भर करेगा? ए पे. और ए का मात्रा कितना है? 1 है. ठीक है. दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. मिस्टर गणेश कह रहे हैं 24 का ए ना हुई है, ना हुई है, ए ना हुई है, बी हुई है. ठीक है, रोवा समझते नहीं खे. अगला प्रश्न है, इफ द रिएक्शन ये दिया हुआ है CH क्लोरोफॉर्म क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है, जो कि नॉन पोलर इन नेचर होता है. ठीक है, उसका रेट यहाँ गिवन है और हमसे क्या पूछा जा रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है. भाई ये देखो इसके पावर नहीं कुछ तो क्या है? 1 है. तो भिन्न का जोड़ आता है ना 1 + 1/2. एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा? 2 1 प्लस 2 + 1 बराबर इज इक्वल टू 3/2. सर केमिकल इक्विलिब्रियम करें? आदि कह रहे हैं जी. केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ये चैप्टर है, लेकिन वो केमिकल इक्विलिब्रियम 11th में है और दिस इज 12th का चैप्टर है. ओके हो गया क्या? तो क्या आंसर होगा? 3/2 होगा. क्या होगा? 3/2 होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे. Which of the following is a pseudo first order reaction? कौन सा pseudo first order reaction है भाई साहब? कौन सा pseudo first order reaction है? तो भैया देखना, जो रिएक्शन तुमको सबसे बड़ा लगेगा ना, सबसे बड़ा लगेगा, समझना वो घटिया रिएक्शन है, झूठा रिएक्शन है, बर्बाद फालतू रिएक्शन है. दिस इज योर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. लगता तो है फर्स्ट ऑर्डर की तरह, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर है नहीं भाई साहब, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? तो जवाब क्या देंगे? जवाब क्या देंगे? दिस इज ये देखो वो ईस्टर है, एक्चुअली में ये क्या है? ईस्टर है. देखो इतना दूर हम लोग मानते आर, ये COO और ये वाला वैल्यू आर. दिस इज ईस्टर और यहाँ पे पानी डालना है, मतलब हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज एन एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अबे भाई सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो. अभी ऊपर ना बोला था कि लगता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है नहीं, तो मतलब कि यही नहीं होगा, बाकी सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा. भाई साहब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि ऊपर ये झूठ
झूठा फर्स्ट ऑर्डर था, तो यहाँ पे कैसे फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा, आप ही सोचो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 27 नंबर तो हो गया, अब जो है 28 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं। अगला ये रहा, द इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन, ये फलनामा चिलनामा रिएक्शन दिया हुआ है, एंड दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ किसका है, शुगर। शुगर का फॉर्मूला जानते हो ना, चीनी का फॉर्मूला है भाई साहब ये, और ये बन रहा है, ये बन रहा है, दिस इज ऑल्सो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये भी क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। बच्चा समझ में आ रही बात है। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कौन सा ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन को दर्शाता है, कौन सा ग्राफ जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को दिखाता है। तो भैया तुम जो है ये ग्राफ जो होता है, ये सीधा एरो गिर जाता है, दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रिमेंबर दिस ग्राफ, है ना, इस ग्राफ को देख लीजिएगा। हाँ बहुत बार तो नहीं, एक बार पूछा गया था ग्राफ, उसके बाद नहीं पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दिया जा रहा है हमें, एक रिएक्शन दिया जा रहा है, ये दिस इज हैबर प्रोसेस, आपको पता होगा, हैबर प्रोसेस से जो है अमोनिया को बनाने के लिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हैं, वही रिएक्शन है ये, वही रिएक्शन है भाई साहब। इसमें कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा भैया, ये जो होते हैं हैबर प्रोसेस में जो अमोनिया बनाया जाता है वो इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है, और इक्विलिब्रियम में जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा प्रोडक्ट की मात्रा में कमी आती है, ठीक है। तो ये जो होगा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ NH3 डिक्रीजेस, यानी जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहाँ पे देखो लिखा है टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तुम्हारा अमोनिया का फॉर्मेशन घट जाएगा। यहाँ पे देखो वो एक रिएक्शन दिया है इन अ केमिकल इक्वेशन, ये हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी डिपेंड्स अपॉन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है डिपेंड करता है किस चीज पे, डिपेंड करता है, पूछ रहा है डिपेंड्स अपॉन, तो दिस विल बी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ओनली, किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। बाकी समझे, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस फॉर्मूला, हियर यू कैन सी देयर इज अ रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय K कंसंट्रेशन A के पावर 2 इनटू कंसंट्रेशन B, है ना। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखो यहाँ पे पावर में 2 है और यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 होगा, तो 2 1 3, दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ओके। बहुत इजी प्रश्न होता है भाई साहब, ये सब तो देखने मात्र सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 38 नंबर का क्वेश्चन हो गया, चलो 38 हो गया तो फिर 39 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 39 नंबर का प्रश्न, 10 लाख रुपए के लिए। करिए सॉल्व, कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सर कैसे पता चला, चल जाता है, आपको भी पता चल जाएगा धीरे धीरे, टेंशन नहीं लो। फोटोकेमिकल रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सा नहीं है, तो देख लो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो तुमको बड़ा रिएक्शन लगेगा वो ले लेना। देखो देयर इज ए ईस्टर, RCOOR ईस्टर, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, दिस इज द नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे हो जाएगा जबकि झूठा रिएक्शन है, झूठा रिएक्शन कैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, दैट इज व्हाई नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आंसर विल बी ए। अंकित पंजियार, सॉरी आकृति पंजियार, शिवनंदन महतो, बहुत अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हैं, प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देयर इज आल्सो सेम क्वेश्चन, मॉडल सेट 2023 का क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज आल्सो फोटोकेमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन सनलाइट, सो दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हियर द आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ 75% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड
कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स, 32 मिनट में जो है 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? 50% का मतलब होता है टी हाफ, है ना। टी हाफ को ही क्या बोलते हैं? 50% बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आ ही रही होगी, इसमें क्या ही दिक्कत है ना, क्या ही दिक्कत है। तो चलो देख लो थोड़ा सा, इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो फार्मूला ये होता है कि टी हाफ दैट इज 50% जिसको आप बोलते हो, 50% बोलते हो, बराबर होता है किसके? बराबर होता है टी 75% अपॉन 1/2 के, इसके बराबर होता है। इस हिसाब से अगर हम ये टी 50 निकालना चाहें तो टी हाफ निकल तो जाएगा, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 32 मिनट दिया ना। 75% खत्म होने में कितना समय लगता है? 32 सेकेंड, 32 मिनट था क्या? देख लो तो, हाँ 32 मिनट था, 32 मिनट था, मतलब 75% खत्म होने में 32 मिनट लगता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 50% होने खत्म होने में कितना समय लगेगा? तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा? 16 मिनट, ठीक है। देखो मतलब 50% खत्म होने में कितना समय लगेगा? 16 मिनट का समय लगेगा। कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, बहुत बड़ी चीज थोड़ी है कोई, है ना। देख लेना, ये फॉर्मूला होता है, याद रखो ना, टी हाफ निकालना है। टी हाफ वो रिप्रेजेंटेशन है, हाफ लाइफ बोलते हैं इसको, ठीक है। टी हाफ रिप्रेजेंटेशन है, जिसको 50% भी बोलते हैं, जो किसके बराबर होता है? ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही वो एप्लीकेबल है। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। इसीलिए हमसे प्रश्न में बोला गया था दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, इफ अ 75% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड, ठीक है, तो इस हिसाब से सॉल्व कर देना। आंसर विल बी 16 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या पूछा जा रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग। जैसे यहाँ पे मेन चीज ये दिया हुआ है, ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं भैया, 2 है और यहाँ पे नहीं कुछ, तो 1 है, तो 2 1 3, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलो देखो, द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, है ना। जब केन शुगर का हम लोग इन्वर्जन करते हैं तो हमको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, और उसको इस रिएक्शन के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। तो ये किस तरह का रिएक्शन है? तो 2 चीज बताए, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एंड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। Hydrolysis of ester and inversion of cane sugar is an example of pseudo first order reaction, is an example of pseudo first order reaction, ठीक है। तो कुछ मत देखना, चीनी का फॉर्मूला दिया होगा, उसमें पानी मिला के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना रहा होगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ pseudo first order reaction, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है, सनलाइट की उपस्थिति में होने वाली रिएक्शन है तो 0 ऑर्डर हो जाएगा। हालांकि दिया नहीं इसमें सनलाइट, लेकिन देना चाहिए, ठीक है। और ये किताब में तो रिएक्शन लिखी हुई है ना कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एग्जाम्पल है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल है। आप देखोगे किताब में तो ये चीज दिया हुआ है, तो या तो याद रख लो, या तो याद रखो सनलाइट में होने वाली रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग हमको बताएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत आ रहा है, कहाँ दिक्कत नहीं आ रहा है। आप लोग तो बोलते भी नहीं है, है ना। कभी कोई दिक्कत हो तो बताओ यार, तब तो हम पता चले कि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट को कहाँ दिक्कत आ रही है, वो क्या कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग हमें बताओ। आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है 47 नंबर का। द प्रोडक्ट, अच्छा थोड़ा छोटा कर, जूम आउट ज्यादा हो गया है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। द रिएक्शन ए से बी बन रहा है प्रोडक्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा?
नहीं निकाल सकते हो यार, बहुत इजी नहीं है। क्या होगा देखो, बहुत इजीली निकाल सकते हो। आ जाओ कुछ ऑप्शन पे, आ जाओ ऑप्शन पे। ये रहा ऑप्शन आपके साथ स्क्रीन पे, है ना। अच्छा, उसके लिए कुछ कुछ दिया है। द रिएक्शन एक्सप्रेस्ड बाय दिस फार्मूला इफ बी इज टेकन इन लार्ज एक्सेस एक्सेस। देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि अगर हम बी को लार्ज एक्सेस में ले ले, वो किस में ले ले, लार्ज एक्सेस में ले ले, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। जब बी को एक्सेस में ले लोगे तो इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है रिएक्शन के रेट से, तो सिर्फ विल बी ए पे डिपेंडेंट हो जाएगा, और ए के पावर में 1 है। दिस विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलो पहले भी बताया है ये प्रश्न। सेम वो यहाँ आ जाओ 48 में। इनर रिएक्शन ये दिया हुआ है देखो, और यहाँ पे हमें रेट दिया जा रहा है, हालांकि ये के यहाँ पे होना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। इस के को यहाँ होना चाहिए, ना कि यहाँ। रेट बराबर के, कंसंट्रेशन इसका, कंसंट्रेशन इसका, इसके पावर में दिया हुआ नहीं कुछ है, तो यहाँ पे पावर 1 होगा। अगर भिन्न का जोर आता है तो 1 + 1/2, एलसीएम ले लोगे तो 2, और यहाँ पे 2 + 1 = 3/2। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाफ लाइफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है, हाफ लाइफ पे। ठीक है, हाफ लाइफ पे रिएक्शन है, और इस पे चर्चा करेंगे, जम के करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो आओ दिखा देते हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है, यहाँ ना फर्स्ट ऑर्डर, इसका हाफ लाइफ जानते हो, इसका हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ का सूत्र क्या होता है ना, हाफ लाइफ का सूत्र क्या होता। तो पहले बात तो हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं T1/2 से, और बराबर 0.693/K। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये प्रूव किया जाता है, और अभी क्या ही प्रूव करना यार, इसको याद कर लो, पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो क्या होता है। T12 = 0.693/K। ठीक है, ये होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात गौर फरमाइएगा, देखो इस रिएक्शन में कहीं भी कंसंट्रेशन दिख रहा है। कंसंट्रेशन किसको कहते हैं, ब्रैकेट के अंदर में अगर कोई चीज रहता है तो उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। जैसे आर दे दे तो इसको क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ आर। पी दे दे तो इसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ पी। ए दे दे तो क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो इसमें कहीं भी कंसंट्रेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो दिस मींस फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन टर्म होता है। तो चेक कीजिए यहाँ पे आप, कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, देखो डज नॉट डिपेंड अपॉन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट पे तो डिपेंड करता ही है, क्योंकि देखो इसमें रेट कांस्टेंट है ना, फार्मूला में रेट कांस्टेंट के है, तो के कांस्टेंट पे तो डिपेंड किया। अगला है देखो, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो, डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होता है, जो कंसंट्रेशन लिखते हो ना उसके बट्टा में ऐसे नोट लगा देना, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जी हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या होता है, निर्भर नहीं करता, डिपेंड्स अपॉन। तो ये विल बी, ये जो सही आंसर क्या होगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। सही आंसर यही होगा। ठीक है, 39 का भी बहुत बच्चा का जवाब भी आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। The half-life period of a reaction is inversely proportional to the initial concentration. The order of reaction is, कहता है द हाफ लाइफ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है ऐसा, सॉरी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है इसमें जो टी हाफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये किसके लिए फॉर्मूला है, सेकेंड ऑर्डर के लिए है। सेकेंड ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो, सेकेंड ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है, यहां देख लो हाफ लाइफ जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो ये हाफ लाइफ और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम लोग पढ़ेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो देख लो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, the order of reaction is, the order of reaction will be 2। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल कहो, है ना,
ऑल इज वेल कहो, सब कुछ हो जाएगा भाई, तू सब कुछ सीख सकता है, भगवान ने तुम्हें इतनी क्षमता दी है, तुमको कुछ भी सिखा सकता है वो। ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत है तो हमें बताया करो, हमसे छुपाया ना करो। ठीक है, जब सबका हाफ लाइफ बात कर ही दियो तो इसका भी हाफ लाइफ डिस्कस कर दो। ठीक है, इसका भी हाफ लाइफ बता ही दो, फर्स्ट हाफ जीरो ऑर्डर का भी बता दो हाफ लाइफ। तो इसका जो हाफ लाइफ होता है वो, इसका जो हाफ लाइफ होता है 1/2 जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के, किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। अब बट्टा में 2 के होता है। ठीक है, तो सबके हाफ लाइफ पूछे जाते हैं 0 से लेकर सेकेंड तक, यूनिट भी सबके पूछे जाते हैं 0 से लेके सेकेंड तक। तो तुम याद ही रख लो ये सबको, है ना, नहीं होता है तो एक स्क्रीनशॉट मार लो, छाप लो, एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए, पूछा ही जाने वाला क्वेश्चन है वो, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन दैट विल बी 2। द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, अभी जस्ट बताया था 0.693, तो यहाँ पे 9 नहीं दिया है तो 8 तो दिया है, तो अप्रोक्स में ये वैल्यू क्या होगी, सही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, अब हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगी। ये देखो, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या सही होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हाँ बताइए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या सही होगा। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। सेकेंड ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होता है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, नूतन दास कह रहे हैं सर केमिकल काइनेटिक्स का एक ही लेक्चर है। हाँ, तो केमिकल काइनेटिक्स का यूट्यूब पे एक ही लेक्चर है, वो भी एगो है, बस किसी एक टॉपिक का होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो ये है ना, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, तो देखो ये जो तुम यहाँ पे ये लिखे हो ना, ए बुआ सुनना ध्यान से, इनिशियल कंसंट्रेशन को ए से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किससे, ए से रिप्रेजेंट, यानी क्या हो जाएगा, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, क्योंकि इसको हम लोग ए भी लिख सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन को। तो देखो ध्यान से, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना जीरो ऑर्डर में, यहाँ पे तो टी हाफ जो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही नहीं होता है, मतलब दैट इज ए के बराबर ही नहीं होता है, मतलब कुछ संबंधी नहीं है यहाँ पे, है ना, संबंधी नहीं है। यहाँ पे देखो टी हाफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ए के, इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक है ना, हम यहाँ लिख देते हैं, वो एक लाइन लिख देते हैं कि कंसंट्रेशन आर बराबर ए, दिस इज द योर कंसेप्ट। तो देखो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होगा, तो डायरेक्ट ये टी हाफ और ये ए मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ए आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, 2016 का क्वेश्चन है भाई साहब। तो 0.693 बट्टा के, ये होता है हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी बन रहा है इज अ गिवन एज, भाई वही होगा टी हाफ 0.69 बट्टा के, दिस विल बी द योर करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, कह रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट्स, द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन क्या होगा। और बहुत इजी प्रश्न है, न्यूमेरिकल टाइप का है, बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो टी हाफ का फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो होता है क्या होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो 0.693 बट्टा के बराबर होता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, द रेट कांस्टेंट क्या होगा। अब यार सुनो, हमें इसका जो है ये दिया हुआ है 10 मिनट दिया हुआ है। ठीक है,
बराबर 0.693, और ये के का वैल्यू पूछ रहा है, नहीं निकाल सकते हो, इस के को इधर ले जाओ, 10 मिनट को इधर भेज दो, तो के बराबर क्या हो जाएगा 0.693 बट्टा 10 मिनट, क्या हो जाएंगे 10 मिनट। तो 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 दशमलव और पीछे चला जाएगा, यानी क्या वैल्यू आएगा 0.0693, है ना, आएगा ना, तो इतना आएगा। देखो कहाँ दिया है, इसमें तो नहीं है, ऑप्शन आगे दिया होगा, ठीक है। आ जाओ, आगे दिया होगा। देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ दिया है 0.0693 पर मिनट, है ना। क्यों ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ से मिनट नीचे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर मिनट नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पर मिनट, है ना, पर मिनट हो जाएगा, कंप्लीट है। चलो, तो 0.0693 पर मिनट हो जाएगा, कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एवरेज लाइफ इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90.9 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसको कितना समय लगेगा 99% कंप्लीट होने में। तो भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो है इन्फिनाइट टाइम लग सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 32 मिनट, देन 50% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन ऊपर भी करवाए हैं बुआ, तो इसका 16 मिनट आंसर होता है, एक बार करवा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, कि रिएक्शन मैकेनिज्म, बस लास्ट टॉपिक यही है, रिएक्शन मैकेनिज्म। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के डेफिनेशन, ठीक है। तो अगर तुम एक्टिवेशन एनर्जी याद करना चाहोगे तो यहीं से कर लो। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, यहीं से डेफिनेशन याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में जो कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में जो है कैटलिस्ट क्या होता है, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिटार्ड्स मतलब खत्म कर देना, द रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है, इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, बोथ इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट बढ़ा देगा रेट ऑफ रिएक्शन, निगेटिव कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है 60 नंबर का, कि कह रहा है कि विच इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन का स्पीड होता है उस पे कैटलिस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, तो बोथ इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच क्या करता है, जो क्या करेगा, इंक्रीज द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नहीं, इसका सिंपल सा डेफिनेशन याद रखो, शॉर्टनेस द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए जो है रिएक्शन के टाइम को जो है कम कर देता है कैटलिस्ट। ये हो गया सही आंसर। अगला है, द केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन अ कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना, दैट विल बी योर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन का जो सही फार्मूला होता है वो ये होता है, के बराबर ए ई इंटू ए ई टू द पावर माइनस ए बटा आर टी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। किसका फॉर्मूला होता है, आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, द आर्हेनियस इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज, कौन होगा बताओ। तो अभी जस्ट बताया था ना, ये देखो यहाँ पे के बराबर ए ई इंटू ए ई
टू द पावर माइनस ई ए बटा आर टी, दिस इज द आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इज लाई बिटवीन टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 से 3 तक लाई करता है। बुआ कितने तक? 2 से 3 तक लाई करता है। इसको याद रखिए, याद करने वाला चीज है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या चलोगे, खत्म ही हो गया है ना। तो दिस इज द एंड, दिस इज द एंड ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स, है ना। ये रहा द एंड ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है इस केमिकल काइनेटिक्स सीरीज से जुड़कर 4 नंबर को स्कोर किया है। 4 नंबर आपको कम लगता होगा क्या? 4 नंबर कम नहीं होता भाई, धीरे धीरे देखो ना, ऐसे करोगे तो 35 ऑब्जेक्टिव रहता है, 35 का 4, यानी तुमको कितने चैप्टर को कंप्लीट करना है? 100%, है ना। जैसे एक टेक्निक बताते हैं हम आपको, जैसे देखिए 35 क्वेश्चन जो है आपको बनाने हैं एग्जाम में। तो इस 35 क्वेश्चन में तो अगर गौर फरमाइएगा तो हम कितने चैप्टर को सॉल्व करें कि हमको जो है 35 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो कम से कम आप 10 को जो है 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाता है 40। कितना हो जाता है? 40। यानी 10 चैप्टर के आसपास तो आपको कंप्लीट होने ही चाहिए। 10 चैप्टर कम से कम आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। 10 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आपके रटे होने चाहिए। 16 चैप्टर है ना भाई साहब, 16 चैप्टर है ना, तो कम से कम जो है आपको 10 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आपको पते ही होने चाहिए। कितने नंबर उठाने के लिए? अप्रोक्सीमेट 40 नंबर बन गया ना, लेकिन आपको बनाना तो 35 ही होता है। तो 10 नंबर मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10 चैप्टर। मैक्सिमम आप 12 जा सकते हो। मैक्सिमम आप कितने जा सकते हो? 12 जा सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने 16 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिया है, हमारे इस यूट्यूब चैनल से हमने जो है लगभग आज अब के बाद ऑर्गेनिक की लेक्चर शुरू होगी, क्योंकि फिजिकल पूरी खत्म हो गई, इनऑर्गेनिक पूरी तरह से खत्म हो गए। ऑर्गेनिक में 3 चैप्टर, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, है ना, ये सब चैप्टर हमने खत्म कर दिए हैं। तो सुनो, अब जो है 4 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बचे, वो हम जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपने मान लो कि 16 चैप्टर कंप्लीट करा है, तो देखना एग्जाम में जाओगे ना, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 70 ऑब्जेक्टिव में तुमसे 65-60 ऑब्जेक्टिव बनते रहते। तुम्हारा इच्छा यार किसको बनाए, इतना बन रहा है किसको बनाए, तुम्हारा ये मन करेगा। तो इसीलिए जो है, अगर आपके पास लगता है कि अभी भी समय है हमारे पास, हम कर सकते हैं, 1 घंटा रोज ऑब्जेक्टिव सीरीज को दे सकते हैं, तो यकीन मानिए आप जो है पहला टारगेट रखिए, कम से कम हमको 12 चैप्टर तो कर ही के जाने हैं। कम से कम 12 चैप्टर तो कर ही के, पहला टारगेट आप इसको बनाओ। या नहीं होता तो पहला चैप्टर आप 10 चैप्टर को बनाओ, कि 10 चैप्टर जो है ना बचे हुए दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा थोड़ी कि आपने इससे पहले कुछ नहीं किया था, इससे पहले भी बहुत कुछ पढ़ा होगा, है ना, इससे पहले भी बहुत सारे चैप्टर पढ़े होंगे। तो टारगेट बनाओ कि नहीं, 10 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को तो पूरी तरह से खलास कर देना है। जब 10 चैप्टर हो जाएंगे ना कंप्लीट, तब कम से कम 12वां चैप्टर पे जाना। ठीक है, अगर ये भी कर लेना तो अभी तुम्हारे पास समय है, 16 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लेना। यानी तुम 35 नंबर के लिए तो कंफर्म हो जाओगे ना भाई, मेरा 35 ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है। और लग जाना सब्जेक्टिव सीरीज में आ रहा है हमारा लेक्चर सब्जेक्टिव सीरीज का। ठीक है, और उसका सब्जेक्टिव सीरीज का जो पीडीएफ भेजेंगे वो भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। किस में भेजेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप में। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पीडीएफ आपको मिलेगा वहीं से मिलेगा, तो उस लिंक से जाके आप पहले ग्रुप से जुड़ जाओ। ठीक है, तो बच्चों, प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक बेहद खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रखेंगे। और कल जो है ऑफलाइन में मेगा टेस्ट होने वाला है ना, मॉक टेस्ट 2। एक मॉक टेस्ट हो चुके हैं और कल जो है आपका दूसरा मॉक टेस्ट होने वाला है। कोई भी बच्चा जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ता हो नहीं पढ़ता हो, वो आके टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक सभी लोग खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ही ख्याल रखिएगा अभी, है ना, सेहत का भी, पढ़ाई का भी, है ना। और एग्जाम आने वाली है, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।